चलिए, तो आज से हम लोग कंप्यूटर का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है और अभी व्यापम द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, पटवारी का, हॉस्टल वार्डन का, इन सारे के सारे एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। तो हमको ये नहीं सोचना है कि कंप्यूटर बहुत ईजी सब्जेक्ट है, सिलेबस छोटा है तो 2-4 दिन पढ़ेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आप लोग बाकी जो भी सब्जेक्ट उनमें मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोशिश ये करना है कि इसमें से अगर 20 प्रश्न पूछा जा रहा है तो पूरा 20 का 20 प्रश्न आपसे सही सही बनना चाहिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको अगर टफ लगता है तो उसमें से छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसमें से प्रश्न छूट जाता है तो ये मानकर चलिए कि वो आपके हाथ में था, वो प्रश्न आपसे छूट गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। और हमारा ये सीजी व्यापम का हम लोगों ने ये बैच शुरू किया है, नया कोर्स हम लोगों ने शुरू कर दी है, ऑनलाइन कोर्स। इसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स, ये सारे के सारे इसमें मिलेंगे। कोर्स का फीस है 2000 रुपये, सिर्फ एक बार ये फीस आपको पे करना है 2000 रुपये, बाकी फिर कोर्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल लिखा हुआ है और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। सारे के सारे लेक्चर, मतलब कि ये जो ऑनलाइन कोर्स है हमारे सीजीपीएससी मैपोलॉजी को जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ जा करके चेक करें। देखिए, तो कंप्यूटर का जो बेसिक चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर का कार्य क्या है उसको हमको समझना पहले ज़रूरी है। यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, यहाँ पे ये माउस है, यहाँ पे ये कैबिनेट है, इसके अंदर आपका सीपीयू लगा होता है, रैम लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगा होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो मुख्य जो इसका जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे उसको कैसे दिखता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसी का यहाँ पे मुख्य रूप से कार्य होता है। ठीक है, जब वो ना रहे तो कंप्यूटर ये मान कर चले कोई काम का नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का कार्य क्या है, ठीक है, कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है, देखो सबसे पहले तो ध्यान देना है इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और ये स्टोर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डेटा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद या तो वो स्टोरेज में जाकर के सेव हो जाएगा, ठीक है, या फिर प्रोसेस होने से पहले भी स्टोरेज में सेव रहता है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं और आउटपुट के रूप में हम लोग यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट या तो हम मॉनिटर में ही देख करके हमको आउटपुट मिल गया, या फिर प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर साउंड सिस्टम वगैरह, वीडियो प्लेयर वगैरह के माध्यम से, जिस प्रकार से भी हमको चाहिए हम क्या करते हैं, आउटपुट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर का कार्य पूछा जाए, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से कंप्यूटर का कार्य नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर, ये चारों चीज़ों को याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। देखो कंप्यूटर से बहुत इजी प्रकार का प्रश्न बनता है, ज़्यादा कठिन प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन हम लोग वो इजी प्रश्न को भी कभी कभी गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो हमको गलत नहीं करना है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, कार्य समझा, क्या क्या है कंप्यूटर का कार्य। अब इसके अलावा देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं विश्लेषण करना, मतलब कि एनालिसिस करना। कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर को दे देते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसमें काम करना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। पहले उसको समझता है कि वास्तव में मुझे दिया क्या गया है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हम देते हैं, जैसे कि मानकर चलिए आप लोग कुछ वहाँ पे लिख रहे हैं, ABCD के फॉर्म में आप लोग कुछ लिखे हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता। आप लोग जो भी चीज़ें आप लिखते हैं, मानकर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे नंबर भी आप लोग लिख दें, लेकिन कंप्यूटर उसको भी नहीं समझता। पहले उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। हम लोग जो भी चीज़ें हम देते हैं, ठीक है, उसको पहले कंप्यूटर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। वो 0 और 1 के फॉर्म में ही जो चीज़ें अगर होती हैं, रजिस्टर में जो भी चीज़ें अगर सेव रहती हैं, उसको वो क्या करता है, समझता है। ठीक है, हम देखेंगे रजिस्टर क्या है, इनको देखेंगे, आपका रैम रोम, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे में, धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करता है, विश्लेषण करता है, चीज़ों को समझता है कि हाँ वास्तव में मुझे इनपुट के रूप में क्या दिया गया है, मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको समझता है, फिर उसी के अनुसार वो काम करता है। और इसकी विशेषता क्या है, गोपनीयता। गोपनीयता मतलब कि जिससे पासवर्ड हम लगाते हैं ना फ़ोन में, कंप्यूटर में, इन सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं, पासवर्ड लगा कर रखते हैं, कोई हमारा दूसरा मतलब कोई भी हमारे डाटा को ना चुरा ले। ठीक है, प्राइवेसी के लिए। तो ये क्या है, गोपनीयता। ठीक, ये इसकी विशेषता है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं, लेकिन ये इसकी कमी है। कभी कभी क्या होता है, वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, वायरस द्वारा मतलब वायरस घुस गया, बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, फ़ोन में वायरस है, कंप्यूटर में वायरस, इस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा। तो वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, और वो वायरस द्वारा अगर संक्रमित हो जाता है तो कभी कभी हमारा डेटा ही पूरा खत्म हो जाता है। हमारे फोटोज़, वीडियोज़, गाना जो भी रखे होते हैं पूरा उड़ जाता है वो। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कंप्यूटर कभी कभी क्या होता है, वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है। विश्वसनीयता, ठीक, इसको भी याद रखना है। देखो, गति और त्रुटि रहित कार्य के लिए कंप्यूटर को विश्वसनीयता प्राप्त है। ठीक है, मतलब कि बहुत भरोसेमंद है।
स्पीड में काम करेगा और त्रुटि रहित काम करेगा। जैसे कि आप मान कर चलिए कैलकुलेटर आप निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मान कर चलिए कुछ आपको नंबर दिया गया, उनको आपको क्या करना है, गुणा भाग करके जो भी आपको आंसर चाहिए वो आंसर आप लोग ले आते हैं। अगर आप उसी को कैलकुलेट करेंगे, मानकर चलिए आपको पेन पेपर दिया जाए और कैलकुलेटर दिया है, तो किस में ज़्यादा भरोसा करेंगे? पेन पेपर में आप उसको हल करके लाएंगे, लेकिन उसमें आपको भरोसा नहीं होगा कि हाँ क्या मैंने सही किया है। लेकिन अगर कैलकुलेटर आपको दिया जाए, वहाँ पे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, तुरंत आपका आंसर आएगा, तुरंत आप लोग उसमें लिखेंगे नहीं ये सही है। ठीक है, ये होता है। तो इसकी गति और त्रुटि रहित कार्य के लिए क्या विश्वसनीयता इसको प्राप्त है? सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, मतलब कि बुद्धिहीनता। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा विश्लेषण, गोपनीयता, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके, मतलब 3 ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि आपका विश्लेषण दे दिया गया, मानकर चलो विश्लेषण है, गोपनीयता भी दे दिया, विश्वसनीयता, ये तीनों दे दिया है। एक ऑप्शन और दे दिया कि बुद्धिहीनता। ठीक है, तो ये निम्न में से कंप्यूटर का गुण नहीं है अगर पूछा जाए, तो बुद्धिहीनता क्या है? कंप्यूटर का गुण नहीं है। मतलब कि देखो क्या कंप्यूटर बुद्धि होना था, उसके पास ये सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। जिस प्रकार से हम लोग सोच समझ सकते हैं वैसा कंप्यूटर नहीं समझ सकता, नहीं सोच सकता। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोर, इसको तो याद रखना है। इसके अलावा इनकी ये विशेषताओं को भी आपको याद रखना है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कंप्यूटर विज्ञान का कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, फिर फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं अगर पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को याद रखिएगा। संसार का पहला गणक कौन सा है? अबेकस है। अबेकस दिखाई कैसे देता है? देखिए ऐसे दिखाई देता है अबेकस। ठीक है, ये इस प्रकार से, मतलब कि गिनती करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता था। मतलब कि संसार का सबसे पहला गणक अगर पूछा जाए तो कौन सा है? अबेकस। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा ये। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे इस प्रकार से किस प्रकार से गिनती किया जाता है। बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इसका अभी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए तो संसार का पहला ये गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? ENIAC। ठीक है, कब बनाया गया था? 1945 में। और विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिजनेस पर्पज से किसको बनाया गया था? तो अगर बिजनेस पर्पज से अगर पूछा जाए, ठीक है, देखो बिजनेस एप्लीकेशन लिखा हुआ है नीचे में, तो बिजनेस पर्पज से कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो याद रखना आपको यूनिवैक। तो ये ENIAC और यूनिवैक, ये दोनों को नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ENIAC जो कंप्यूटर है बहुत बड़ा था, इस प्रकार से पूरा एक कमरे में, देखो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो साइज में बहुत बड़ा था। उसके बाद जब ये यूनिवैक नाम का जो कंप्यूटर ये बनाया गया बिजनेस पर्पज़ के लिए, इसका साइज़ थोड़ा छोटा था। इस प्रकार से यहाँ पे बैठ करके काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो इसका साइज़ क्या है? छोटा था। ठीक है, तो ये बिजनेस पर्पज़ के लिए है। और ये पहला कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा है तो आपको याद रखना है ENIAC को। ठीक है, चलिए तो देखो ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ENIAC है। वाणिज्यिक उपयोग, मतलब कि आपका ये बिजनेस पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बनाया गया था वो क्या है? यूनिवैक है। तो ये दोनों नाम को आपको विशेष करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ENIAC और यूनिवैक किस प्रकार से दिखाई देता है आप लोग देख लेंगे। इसमें हम लोग देखो आगे समझेंगे इसमें किस प्रकार से जो वैक्यूम ट्यूब है उसको उपयोग किया जाता था, उसको हम लोग समझेंगे आगे। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अबेकस क्या है? पहला गणक यंत्र है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC। वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक। ठीक है, तो 3 नाम का आपको याद रखना पड़ेगा। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसको याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया अगर पूछा जाए तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम। ठीक, केरल में है। मलप्पुरम जिला क्या है? देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो इसको भी याद रख लेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये 3 आपको विशेष करके याद रखना ही होगा। चार्ल्स बेबेज तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन ये 3 नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अबेकस क्या है? पहला गणक यंत्र है। ENIAC क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। यूनिवैक क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए, मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए
ये हम लोगों ने समझ लिया एनी एक और यूनिवेक का किस प्रकार से दिखाई देता है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए अब समझते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों को, जनरेशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी का, और यहाँ पे एक और है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो इस प्रकार से 5 पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, पांचों पीढ़ी तक हम लोग देखेंगे। और ये मानकर चलिए कंप्यूटर का ये इतिहास है। इसको जब तक आप लोग नहीं समझेंगे कंप्यूटर कैसे बना, क्यों बना, कब बना, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको आपको एकदम जीरो से समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ, मतलब डिटेल में समझाते हुए जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी का जब कंप्यूटर बनाया गया तो उस समय निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब होता कैसे है, दिखता कैसे है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता था। तो देखो जो कीमती जो भी मतलब जो इसका इक्विपमेंट जो होता था, उस इक्विपमेंट को इस प्रकार से, देखो ये इक्विपमेंट है उसका कंप्यूटर का, उसको निर्वात ट्यूब में भर दिया जाता था इस प्रकार से। बल्ब जैसे दिख रहे हैं ना, अंदर में क्या है, निर्वात है। अंदर में क्या है, हवा को खींच करके बाहर निकाल दिया गया। हवा नहीं है ना, अंदर का जो हवा था, जो वायु था, उसको क्या किया गया है, खींच करके बाहर निकाल दिया गया। मतलब कि अंदर में अब क्या है, निर्वात है। तो इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता था, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसी को बोला गया है निर्वात ट्यूब, ठीक है। इसमें आपको आगे समझा रहा हूँ आपको। देखो ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर इस प्रकार से दिखाई देता था। तो इसमें छोटा छोटा आपको यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा होगा, ठीक है, वही निर्वात ट्यूब है, ठीक। वो हालांकि छोटा छोटा दिख रहा है, मतलब कि इतना बड़ा बड़ा वो लगभग वो है, उसके अंदर छोटे छोटे जो मशीन है उसी के अंदर उसको रखा जाता था, ठीक है, उसको सुरक्षा के लिए। तो निर्वात ट्यूब में रखा जाता था उन मशीनों को, उसको सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ठीक। इसको हम लोग समझ गए। मशीनी भाषा का उपयोग होता था। मशीनी भाषा का उपयोग होता था मतलब कि 0 और 1 का उपयोग होता था, ठीक है। 0 1 0 1 इस प्रकार से 0 1 0 1 आप लोगों ने देखा होगा ना। तो क्या है, बाइनरी फॉर्म है, और मशीन भाषा उसी को बोलते हैं। मशीन भाषा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे नीचे में क्या आता है, हार्डवेयर आता है। उसके बाद क्या आता है, मशीन लैंग्वेज, मतलब कि मशीन भाषा। उसके बाद क्या आता है, असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर उसके ऊपर C++, पास्कल, ये सब आता है। तो ये क्या है, भाषा का लेवल ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे जो मतलब नीचे इस तरह के जो भाषा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मशीन लैंग्वेज ही आएगा, ठीक है। मशीन जिस लैंग्वेज को समझ पाता है वो क्या है, आपका 0 और 1, और इसी क्या बोला गया है, मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे आपका 0 1 जो दिख रहा है ना, ये मशीन लैंग्वेज है। इसी को कंप्यूटर समझ पाता है, सिर्फ इसी को समझ पाएगा ना। आप लोग अगर ABCD कुछ भी लिख कर दे देंगे, जैसे यहाँ पे क्लास लिखा है या ट्रायंगल लिखा है, इसको अगर बोलेंगे कंप्यूटर को समझ, तो नहीं समझ पाएगा वो, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो पहले क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा। डायरेक्ट इसको मतलब समझ नहीं पाता, पहले उसको क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, फिर उसको कंप्यूटर समझ पाता है उसको, ठीक है। कंप्यूटर को समझने के लिए उसको सिर्फ 0 और 1 ही चाहिए, ठीक है। 0 और 1 के फॉर्म में ही रहेगा, वही उसको उसी चीज़ों को समझ पाएगा। अगर आपका फ़ोटो भी है, ठीक है, इस प्रकार से आपका इमेज है, मान कर चले यहाँ पे किसी का एक फ़ोटो है ऐसे, इसको भी समझना है अगर कंप्यूटर को, इसमें भी कुछ अगर उसको काम करना है, इसको अगर उसको सेव करना है, ठीक है। अगर मानकर चलिए उसका मतलब हार्ड डिस्क में हमको ये फोटो को सेव करके रखना है, तो उसको सेव करने के लिए भी वो क्या करेगा, 0 और 1 का ही उपयोग करेगा। 0 और 1 के फॉर्म में ही ये सेव होगा। ये जो फोटो हालांकि आपको इमेज के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव होगा। ऐसा नहीं कि आपको फोटो के फॉर्म में सेव हो जाएगा, ठीक है। आपका साउंड जो है वो भी आपको 0 1 के फॉर्म में सेव होता है। हर एक चीज़ कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम सेव करते हैं वो क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव होता है। मतलब कंप्यूटर किसी और चीज़ को समझ ही नहीं पाता। मान कर देखो ये इमेज है, इसमें छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे ना, मेगापिक्सल वगैरह के बारे में जान रहे हैं। 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल बोलते हैं ना। मेरा जो कैमरा है उसका 48 मेगापिक्सल है, कैमरा है, इस प्रकार से बात करते हैं। तो मेगापिक्सल हम लोग आगे देखेंगे मेगापिक्सल क्या होता है। तो जो पिक्सल जो होता है इस फोटो में, छोटे छोटे जो पिक्सल जो होता है, उस पिक्सल का जो कलर है वही 0 और 1 के फॉर्म में सेव रहता है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि पूरा एक ही बार में आपको पूरा का पूरा इमेज सेव हो गया, ऐसा नहीं है। देखो ये हालांकि थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो जो इसका पिक्सल होता है, छोटे छोटे जो पिक्सल होता है वही 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। आप लोग बल्ब देखे होंगे इस प्रकार से, ठीक, बहुत सारा LED बल्ब कहीं पे देखे होंगे। अब इसमें नाम लिखाते रहता है, ठीक है। मानकर चलिए मेरे कोचिंग का मैं नाम लिखवा दूँ यहाँ पे, मैपोलॉजी, इस प्रकार से बल्ब जलते रहेगा, है ना। तो ये एक एक बल्ब का जो मतलब यहाँ पे जो जल रहा है, छोटे छोटे लाइट जो जल रहे हैं, उसका क्या है, कलर अलग अलग है, ठीक है, सबका कलर है।
तो इसी प्रकार से जो पिक्सल होता है वो भी छोटे छोटे पिक्सल में डिवाइडेड रहता है। जो इमेज है वो उसके अंदर भी छोटे छोटे पिक्सल होता है, वो क्या होता है 0 और 1 के फॉर्म, मतलब उसका जो कलर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में जा करके सेव रहता है। वैसे ही आपका जो साउंड मतलब आवाज़ जो होता है, साउंड होता है, वो भी ठीक है वेव के फॉर्म में होता है वो, तो वो भी क्या होता है मतलब वो पल्स के फॉर्म में होता है। पल्स के फॉर्म में क्या होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, पूरा समझेंगे, फिलहाल अभी उसमें दिमाग नहीं खपाना है। बस ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि क्या कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा हम लोग देंगे वही उसी मतलब जो भी 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा उसी को समझ पाएगा। बाकी इस प्रकार से अगर हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ लिख कर देंगे वो नहीं समझ पाएगा उसको, ठीक है। जब भी कोडिंग वगैरह किया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये जावा, पाइथन, इन सब के बारे में सुना होगा आप लोग, C++, तो ये सब क्या है हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको कंप्यूटर नहीं समझ पाता, इसको चेंज किया जाता है पहले मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को फिर कंप्यूटर समझता है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या समझा, मशीन भाषा। इस समय क्या था, जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो पहले तो हम लोगों ने समझा निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था, मशीनों को उसके अंदर रखा जाता था। और उसके बाद ये मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, 0 और 1 का उपयोग किया जाता था। इसका देखिए पंच कार्ड। पंच कार्ड का मतलब इस प्रकार से एक गत्ता मानकर चलिए, एक कार्ड है, ठीक है, शादीवादी कार्ड आता है वैसे एक कार्ड मानकर चलिए। ये कार्ड है, एक गत्ता है, इसके ऊपर में इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे छेद कर दिए, ठीक है। और ये छेद मतलब कि जो छेद किए हैं ना अपन, होल किए हैं, उसका कुछ एक मीनिंग है, ठीक है, वो कुछ मीनिंग है, ठीक है। अब इसको जब हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो उसको वो रीड करेगा। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जब कंप्यूटर के अंदर ये पंच कार्ड को डालेंगे मतलब उसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे छेद कर देंगे और उसको क्या करेगा कंप्यूटर रीड करेगा। उसमें कौन कौन सा कहाँ पे कौन कौन सा होल है, उसके अनुसार वो डेटा को क्या करेगा, वो वहाँ पे प्रोसेस करना शुरू करेगा। मतलब वो समझेगा, वहाँ पे डिकोड करेगा कि हाँ वास्तव में बोल क्या रहा है, यहाँ पे जो लिखा गया है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर में क्या, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार से कार्ड होता था, उसके अंदर क्या मतलब उसके ऊपर क्या होता था, इस प्रकार से होल किया जाता था बहुत सारा, उसका कुछ एक मीनिंग होता था, उसको कंप्यूटर क्या करता था, रीड करता था। तो ये पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। गणना का जो समय है 10⁻³ सेकंड का जो समय है वो लगता था, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रथम पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में जाएंगे, फिर तीसरी पीढ़ी में जाएंगे, चौथे पीढ़ी में जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो गणना का समय है वो कम होते जाएगा। देखो यहाँ पे 10⁻³ है, ठीक है, 10⁻³ है, 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻9 आ जाएगा, 10⁻12 आ जाएगा। मतलब कि धीरे धीरे समय क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि गणना करने का जो समय है वो क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिली सेकेंड था, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड आ गया, फिर नैनो सेकेंड आ गया, फिर इस प्रकार से आगे वो घटते हुए क्या मतलब क्या हो रहा है, उसका टाइमिंग जो है मतलब कि गणना का समय क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। तो अभी इतना समय लगता था, 10⁻³ सेकेंड का समय लगता था गणना करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पे ENIAC और IDVAC, ठीक है, ये दो नाम आप लोग याद रख लेंगे। प्रथम पीढ़ी का ये कंप्यूटर है, ठीक है। हालांकि देखो ये पूछा नहीं जाएगा, यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं, कोई भी एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है। रेयर केस में बहुत कम चांसेस है कि ऐसा पूछा जा सके। एक कात है जैसे कि आपका ये ENIAC, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो एक कात बस आप लोग याद रखें, बाकी किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी और क्या क्या चीज़ों को याद रखना मैं बताते जाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने निर्वात ट्यूब को देखा, मशीनी भाषा को देखा, पंच कार्ड को देखा, मतलब इसका क्या गणना के समय को देखा। तो इन चारों को आप लोगों को विशेष करके याद रखना पड़ेगा। पूछा जाता है कि पंच कार्ड का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, मशीन भाषा का आविष्कार कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के समय हुआ, इस प्रकार से होता है, मतलब इस प्रकार से पूछा जाएगा। निर्वात ट्यूब का उपयोग कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, इस प्रकार से पूछा था। तो ये क्या था, ये कंप्यूटर बहुत बड़ा था और अधिक ऊर्जा का खपत करता था। इस प्रकार देखो एक कमरा में पूरा बहुत बड़ा जगह है, घेर करके रखा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता था कि बहुत बड़ा ऐसा एक कमरा है, पूरा कमरा में भरा होता था। और इसमें हम लोगों ने समझा था निर्वात ट्यूब, छोटे छोटे डॉट आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सब क्या है, निर्वात ट्यूब। उसी के अंदर क्या है, जो भी मशीन है उस चीज़ों को रखा जाता था, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं उन सबको। तो ये क्या है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। अब दूसरी पीढ़ी के जब कंप्यूटर में आते हैं तो उसका क्या होता है, थोड़ा साइज़ छोटा हो जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसका क्या हो गया, साइज़ छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा दिख रहा था, अब क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया है। तो ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो दूसरी पीढ़ी के जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उस समय क्या हुआ, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर जो ट्रांजिस्टर है उसका आविष्कार होने के बाद ही आपका जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसका आविष्कार हम लोग मानेंगे। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर कैसे दिखता है, देखिए यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सभी क्या है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ठीक है। ये
ट्रांजिस्टर सर्च करेंगे तो और आपको मिल जाएगा गूगल में, तो उसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल में, कोई ट्रांजिस्टर कैसे दिखता है। हालांकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ट्रांजिस्टर हो गया, आपका आईसी सर्किट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके डिटेल में समझाते हुए जाऊँगा, ठीक है, कैसे काम करता है, किसका बना होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का बना होता है, आपका ट्रांजिस्टर हो या फिर आईसी सर्किट हो, मतलब कि आईसी सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, या फिर ट्रांजिस्टर, सब आपका क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर के द्वारा बना होता है। तो इन सबको हम लोग समझेंगे कि काम क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, इन सबको देखते हुए जाएंगे। तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार हुआ तब वो दूसरी पीढ़ी का जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पहले पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया। अब इसमें असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा। असेंबली भाषा का मतलब देखो, इतना दिन तक यहाँ पे पंच कार्ड का उपयोग करते थे, वहाँ पे छोटे छोटे होल कर करके उसमें कंप्यूटर को दिया जाता था, ठीक है, उसको कंप्यूटर समझता था कि हाँ कहाँ पे होल है, कहाँ पे नहीं है, उसके अनुसार वो रीड करता था। अब क्या समझे, असेंबली भाषा का उपयोग होने लगा, असेंबली भाषा का। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये असेंबली भाषा है, ठीक है। देखो हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज ये है, मतलब कि यहाँ पे जो जिसको हमको पढ़ने में आसानी होती है, हमको वहाँ पे लिखने में जो आसानी होती है वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और उसको पहले चेंज किया जाता है असेंबली भाषा। देखो यहाँ पर असेंबली भाषा में चेंज हो रही है, असेंबली भाषा है आपका। फिर वो चेंज होता है आपका क्या, 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब कि मशीन भाषा में। ये क्या है, मशीन भाषा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपाइल टू असेंबली लेवल कोड, ये पहले असेंबली लेवल कोड में पहले चेंज हो रहा है। पहले क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर असेंबली लेवल जो लैंग्वेज है वो क्या हो रहा है, 0 और 1 के फॉर्म में से मतलब चेंज हो रहा है, मतलब कि मशीन कोड में यहाँ पे बदला जा रहा है उसको। तो देखो ये कंपाइलर है, ठीक है, यहाँ पे कंपाइल किया जा रहा है। तो जो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, वर्तमान में भी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते थे। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे सिर्फ असेंबली भाषा का उपयोग होने मतलब शुरू हो गया था, असेंबली भाषा का उपयोग करना शुरू हो गया था। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा है कि ये जो 0 और 1 के फॉर्म में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि क्या है, मशीन भाषा। ये क्या है, मशीन भाषा। इसका उपयोग प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें किया जाता था, ठीक है, अभी भी किया जाता है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, मतलब कि वहाँ पे हम लोग जो भी हमको समझने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं उसको चेंज किया जाता है मशीन लैंग्वेज, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में, उसको फिर कंप्यूटर रीड करता है। तो हम लोगों ने पहले क्या समझा कि मशीन लैंग्वेज को पहले उपयोग किया जाता था, मतलब उपयोग हुआ किसमें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, मतलब कि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें असेंबली भाषा का उपयोग होने लगा। मतलब कि देखो ये असेंबली भाषा के इस प्रकार से उपयोग होने लगा, असेंबली भाषा का। अब तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आएगा उसमें हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का ही उपयोग हो रहा था तीसरी पीढ़ी में, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये चौथी पीढ़ी भी क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, लेकिन ये सी भाषा का विकास हो गया, मतलब कि एकदम हाई लेवल का जो लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, इन सब का अब उपयोग होता है, ठीक है। अभी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो हम लोग देखेंगे, ये इस समय क्या, ये सी भाषा का आविष्कार हो गया, सी भाषा का विकास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर इधर आने के बाद अलग अलग जो C++, जावा, इन सब का जो लैंग्वेज है वो सबका आविष्कार हो चुका है, उनका हम लोग अब उपयोग करते हैं। मतलब वो हमारे समझने के लिए आसान होता है, ठीक है। कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाता। अगर कंप्यूटर, देखो क्या होता है, अगर 0 और 1 के फॉर्म में रहता है तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर अधिक होता है, और अगर हम ये जावा, पाइथन, इन सब का उपयोग करें तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर कम हो जाता है, लेकिन हमारे लिए आसान होता है, इसलिए उसको उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या समझा, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा और असेंबली भाषा का उपयोग होने लगा, ठीक है। असेंबली भाषा का उपयोग मतलब कि इस प्रकार का जो भाषा होता था उसका उपयोग होने लगा, ठीक है। इसको फिर चेंज किया जाता था 0 और 1 के फॉर्म में, इसको कंप्यूटर रीड करता था, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर सिर्फ इसी को रीड कर पाएगा ना, 0 और 1 के फॉर्म को ही वो क्या करेगा, वो समझ पाएगा। मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा, ठीक है। मैग्नेटिक टेप मतलब कि आप लोगों ने जानते हैं ना, इस प्रकार से जो कैसेट, जो रेडियो का जो रील्स होता था, ये रील होता था इस प्रकार से, ऐसे रेडियो होता था, उसमें रील को लगाते थे, उसमें फिर गाना चलता था, ठीक है। तो उसी को बोला जा रहा है मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा। अलग अलग इस प्रकार से रील होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बचपन में उपयोग कर दिया। जब हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन, ये टीवी वगैरह नहीं रहता था, उस समय क्या एक रेडियो ही होता था, रेडियो या फिर जो साउंड सिस्टम होता था, मतलब कि रेडियो जो होता था उसमें ये मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। तो मैग्नेटिक टेप कैसे दिखता है इसको समझना है तो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस प्रकार से आप लोग इसको समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें। और गणना का जो समय है 10⁻⁻⁶, मैंने बता चुका है कि इसमें 10⁻³ था, इसमें 10⁻⁻⁶, मतलब कि अब समय, गणना का जो समय है वो धीरे धीरे कम होने लगा है,
मतलब कि बहुत अब कम समय लग रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो और कम समय लगेगा, मतलब कि तुरंत तुरंत हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या था, बहुत टाइम लगता था कि रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल है IBM 1620 और वहाँ पे CDC 1604। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। याद नहीं रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रटते नहीं बैठने इसको। छोटे और कम ऊर्जा खपत, ठीक है, इसका आकार क्या होता था, थोड़ा छोटा होता था और ऊर्जा भी इसमें कम खपत होता था। तो हम लोगों ने 2 पीढ़ी का कंप्यूटर देखा, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर देखा और दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर देखा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ठीक है, ये देखो, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है ना। तो दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो दूसरी पीढ़ी में क्या, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। अब तीसरी पीढ़ी का जो हम लोग देखेंगे, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर, उसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगेगा। ठीक है, मतलब कि आईसी का। अब जब आईसी का, देखो आईसी का जब आविष्कार हुआ उसके बाद बहुत सारा जो काम है वो और आसान हो गया। मतलब कि कंप्यूटर जो बड़ा बड़ा बनता था वो बहुत छोटा बनने लगा। ठीक है, मतलब कि देखो ये क्या होता है, आईसी मतलब देखो ये आईसी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट बोला है, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से होगा। इसके अंदर देखो छोटा सा दिख रहा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे डिवाइस इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिवाइस इसके अंदर, छोटा है लेकिन बहुत सारे डिवाइस इसके अंदर लगा सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, इसका रूप छोटा होने लगा। जो कंप्यूटर है उसका जो रूप है छोटा कब होने लगा, जब आईसी का आविष्कार हुआ। ठीक है, जब इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ तब इसका रूप छोटा होने लगा। देखो आईसी का उपयोग हर जगह होता है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आईसी का उपयोग किया जाता है। तो जब आईसी का आविष्कार हुआ तो ये क्या, कौन सा है, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइम याद रखेगा 1945 लगभग। ठीक है, लगभग लिखा है क्योंकि किसी भी बुक में एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट जो डेट है वो नहीं दिया गया है, इतने से इतने तक किसी भी बुक में एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है। लगभग यहाँ पे मैं लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझना हमको, मतलब कि समझने के लिए यहाँ पे लगभग लिखा गया है। तो 1945, 1955, 1965, 1975 और 1990, 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1990। तो इस प्रकार से इनको समय को याद रखेगा। कैसे पूछा जाएगा कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार कब हुआ था, द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार कब हुआ था। तो आपको लगभग जो डेट है याद रखेगा, 1955 याद रखेगा, ये 1955 दूसरी पीढ़ी का, 1965 याद रखेगा तीसरी पीढ़ी का। तो अलग अलग ये समय को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हाँ कब कब इनका आविष्कार हुआ था। तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हम लोगों को समझ में आ गया था। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर हम लोग देख रहे थे। इस समय क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि आईसी का आविष्कार हो गया। आईसी कैसे दिखाई देता है हम लोग समझ गए, इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका जब आविष्कार हुआ तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर का जो रूप है वो छोटा होने लगा। मतलब कि बहुत सारा जो डिवाइस है इसमें, इसके अंदर हम लगा सकते हैं। ठीक है, जो सर्किट है उसके अंदर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका आविष्कार होने लगा। अब देखो इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब क्या होने लगा, टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उपयोग होने लगा। अब इसका मतलब क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका उपयोग ये है कि एक ही टाइम में बहुत सारा काम होने लगा। ठीक है, मतलब कि देखो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि टाइम शेयरिंग बोल रहे हैं, मतलब कि टाइम को शेयर किया जा रहा है, ऐसा कुछ भाव आप समझ रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब वही है कि मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का जो कार्य है वो होने लगा, मल्टीटास्किंग हो गया कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कि एक ही समय में 2-3 कार्य को करना शुरू कर दिया। गणना के लिए समय 10⁻⁻9 याद रखेगा, और IBM 360 इसको याद रखेगा, और PDP 11 ये दोनों को याद रखेगा। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए अब कंप्यूटर यहाँ पे उपयोग मतलब व्यक्तिगत उपयोग में आने लगा। ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग होने लगा किसका, तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है। ठीक है, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसका। चलिए, तो हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से क्या क्या समझा, पहले तो निर्वात ट्यूब देखा, उसके बाद सेमीकंडक्टर का उपयोग होने लगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। सेमीकंडक्टर का तो ये आईसी भी बना होता है। आईसी भी किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर का ही बना होता है। अगर पूछा जाए आपसे, पूछा जाता है ये कि इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी किसका बना होता है, तो याद रखना आपको सेमीकंडक्टर का ही बना होता है, मतलब कि अर्धचालक का बना होता है। अर्धचालक हम लोग देखेंगे क्या होता है, साइंस में पढ़ेंगे। तो अर्धचालक का बना होता है आपका ट्रांजिस्टर भी, आईसी भी, ये सब अर्धचालक का ही बना होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का। तो पहले इसमें दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। इसमें असेंबली भाषा का उपयोग होना शुरू हो गया था। इसमें थोड़ा सा हाई लेवल जो असेंबली भाषा है उसका उपयोग किया जाने लगा। और वन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें उपयोग होने लगा। इसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग होता था। इसमें भी मैग्नेटिक टेप का अभी भी उपयोग हो रहा है। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर उस समय भी मैग्नेटिक टेप का उपयोग हो रहा है। जब चतुर्थ पीढ़ी में जब पहुंचेंगे तब वहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगेगा।
ठीक है। तो गणना के लिए समय 10 पे घात -6 और ये सब हम लोगों ने इसमें देखा था। इसमें गणना के लिए 10 पे घात -9 और ये सब इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोगों ने समझा था। अब चतुर्थ पीढ़ी के जब कंप्यूटर है उसको समझते हैं। देखो तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? देखो ये है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम जीरो से हम लोग शुरू करेंगे, कौन पहला माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा वर्तमान में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से उसका कार्य है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। देखो माइक्रो प्रोसेसर अगर ना रहे तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं, ठीक है। ये छोटा सा रहता है, बहुत छोटा रहता है इतना सा, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा, मतलब कि जितना भी प्रोसेसिंग का जो काम है, जितना भी जो चीज़ें हैं, जो गणना वड़ना करने का जो भी काम है, सिर्फ इसी में होता है, ठीक है। किसमें? माइक्रो प्रोसेसर में। तो माइक्रो प्रोसेसर का अब क्या हो गया? आविष्कार हो गया, ठीक है। तो ये आईसी का आविष्कार हुआ था, अब क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे हम लोगों ने चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या समझा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें हम लोग क्या समझेंगे? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन समझेंगे। यहाँ पे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि देखो पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। देखो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्ट्रा लार्ज जैसे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जैसे कि मानकर चलिए जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब कि एक चिप में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक छोटा सा इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें एक चिप इस प्रकार से लगा हुआ है, मानकर चलिए, ठीक है। एक चिप यहाँ पे लगा है, लेकिन इसके अंदर देखो क्या बोल रहे हैं? 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जा सकते हैं। किसमें? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। इसका मतलब यही है कि छोटा सा एक चिप है, उसके अंदर बहुत सारा जो डिवाइस है उसको लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? VLSI, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा VLSI का उपयोग कब किया जाने लगा? VLSI जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका उपयोग कब किया जाने? माइक्रो प्रोसेसर का नाम नहीं है ना, याद रखिएगा। ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें यह बताया जा रहा है कि साइज को बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि छोटे से साइज में बहुत सारे जो डिवाइस है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का जब उपयोग होने लगा, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जब उपयोग होने लगा, तब जो कंप्यूटर है वो और एडवांस होने लगा, ठीक है। तो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होना शुरू हो गया। सी भाषा का विकास हो गया, ठीक है। सी भाषा का विकास हो गया, C++ हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उस भाषा का विकास हो गया और सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा, ठीक है। मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए अब मेमोरी का उपयोग होने लगा। सेमीकंडक्टर जो मेमोरी है, देखो यहाँ पे आईसी के जब आविष्कार हो उसी के बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई, ठीक है। चलिए, तो जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर में जो मेमोरी लगा होता है, मतलब कि कंप्यूटर में आपको रैम जो आप देखे होंगे, रैम लगा होता है, आपका हार्ड डिस्क लगा होता है, ठीक है। फिलहाल हार्ड डिस्क को तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो रैम लगा होता है, आप लोग रैम देखे होंगे, तो उसमें इस प्रकार से आप लोग आईसी देखे होंगे, तो आईसी बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार से रैम वगैरह भी उपयोग होता है। तो आईसी का उपयोग हर जगह होने लगा, उसी के माध्यम से सेमीकंडक्टर मेमोरी वगैरह का जो आविष्कार है वो पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा कि इसमें चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें गणना के लिए समय 10⁻12 सेकंड का समय इसमें लगने लगा, ठीक है। मतलब कि देखो बहुत कम होते जा रहा है समय। अब MS-DOS, विंडोज़, एप्पल, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका आविष्कार हो गया, ठीक है। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सब का आविष्कार धीरे धीरे हो गया। किसमें? चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें 1975 का ये समय, ठीक है, लगभग 1975 का। और पर्सनल कंप्यूटर का भी आविष्कार हो गया। देखो पीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, IBM PC, एप्पल PC। तो पीसी की याद रखेगा, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पूछा जाता है छोटा से, हालांकि लग रहा है आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन पीसी का फुल फॉर्म क्या है सब पूछ दिया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। मल्टीमीडिया का प्रचलन होने लगा, ठीक है। मतलब कि गाना, वीडियो, इन सब का धीरे धीरे क्या होने लगा? प्रचलन होने लगा, ठीक है। मूवी वगैरह बनने लगे और आपका ये जो मतलब जो गाना, ये सब में कंप्यूटर में गाना, मूवी, इन सबको कंप्यूटर का उपयोग होने लगा इन सब के लिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने समझा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर तक। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। देखो इसमें निर्वात टिप का उपयोग होने लगा, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, इसमें सर्किट का मतलब आईसी का उपयोग होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा, ठीक। इसमें चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा का इसमें उपयोग होता था। किसमें? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें मशीन भाषा मतलब 0 और 1 का उपयोग होता था। इसके बाद असेंबली भाषा का उपयोग होने लगा, और इसके बाद अभी भी असेंबली भाषा का उपयोग हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। और यहाँ पे सी भाषा, ये भी असेंबली लैंग्वेज ही है, लेकिन ये क्या है? एडवांस लेवल, मतलब एकदम हाई लेवल का असेंबली लैंग्वेज है ये सब, ठीक है। अब तो ये आपका जावा, पाइथन, ये सब आ चुका है, C++ ये भी अभी है।
तो इन सब का उपयोग अभी वर्तमान में भी होता है। तो सी भाषा का विकास चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर तक हो गया। ठीक है, चलिए तो ये अब पंच कार्ड समझिए। देखो पंच कार्ड हम लोगों ने समझ लिया था क्या होता है। ये पंच कार्ड का उपयोग होता था, इसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग यहाँ पे होने लगा। ठीक, गणना के लिए समय हम लोगों ने देखा था 10 पे घात -3, 10 पे घात -6 और 10 पे घात -9 और 10 पे घात -12, इस प्रकार से इसको देखा था। ये बहुत बड़ा होता था, अधिक ऊर्जा खपत होता था, बहुत अभी छोटा होने लगा, धीरे धीरे इसका साइज़ कम हो गया, ऊर्जा कम खपत होने लगा, इसका व्यक्तिगत उपयोग में भी मतलब उपयोग करने लगे, इसमें और कम ऊर्जा का खपत होता था और इसका आकार छोटा हो गया, इसमें और इसका आकार छोटा होता गया, और ये मल्टीमीडिया का इसमें प्रचलन फिर शुरू हो गया। ठीक है, अब देखिए पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो अब इसमें किसका उपयोग होने लगा? पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब कि छोटा सा जो चिप है उसके अंदर बहुत सारे डिवाइस लगाए जाने लगा। इसी वजह से आप लोग देखेंगे एक छोटा सा ये मतलब लैपटॉप, छोटा सा मोबाइल, छोटा सा है लेकिन इसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है, मतलब कि इस समय मतलब कि दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस समय तक या फिर चौथी पीढ़ी तक जो हम लोग उपयोग में नहीं लाते थे, मतलब कि इतना बड़ा कंप्यूटर होने के बाद, देखिए इतना बड़ा साइज होने के बाद भी इसमें वो सभी काम नहीं होते थे जो वर्तमान के जो छोटा सा स्मार्टफोन में हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि वही चीज़ है कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि छोटा सा डिवाइस, मतलब कि छोटा सा आपका चिप में बहुत सारा जो डिवाइस है वो लगाया जाने लगा। ठीक है, इस वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, या टैबलेट, ये सब कैसे बने? यही इसी की वजह से। किसकी वजह से? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की वजह से। ये पूछा जाता है आपका, कैसे पूछा जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर में उपयोग होता था, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर में उपयोग होता था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि होता है वर्तमान में भी। और इसमें क्या होने लगा, देखो इसमें क्या, दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। ठीक है, मतलब कि दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़ करके पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा कंप्यूटर का जो गति है उसको अत्यंत तीव्र बना दिया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, इन सब का धीरे धीरे उपयोग होने लगा। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग होने लगा। इंटरनेट, ईमेल, www का विकास हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच रिकग्नाइजेशन, रोबोटिक्स, इन सब के क्षेत्र में कंप्यूटर का धीरे धीरे उपयोग होने लगा। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे। ये IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, इन सब का धीरे धीरे आविष्कार होने लगा। ठीक है, तो ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, देखिए पहले पीढ़ी से लेकर के चौथी पीढ़ी यहाँ पे, और यहाँ पे पांचवी पीढ़ी। तो ये इस प्रकार से 5 पीढ़ी तक के कंप्यूटर, अभी वर्तमान का जो पीढ़ी है वो कौन सा है, पांचवी पीढ़ी का है। और हम लोग जो क्वांटम कंप्यूटर वगैरह, सुपर कंप्यूटर भी जो आविष्कार किया जा रहा है वो सभी किसके अंतर्गत आ रहा है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आ रहा है। हो सकता है छठवीं पीढ़ी जब आ जाए तो उस समय सोच सकते हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि बहुत ही एडवांस उस समय रहेंगे अगर छठवीं पीढ़ी का कंप्यूटर अगर वहाँ पर बनाया गया तो। ठीक है, तो ये 1990 से लेकर के अब तक का जो कंप्यूटर है वो क्या है, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं सुपर कंप्यूटर को। देखो तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी, अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ये सेमोर क्रे है, सेमोर क्रे। ठीक, इसका नाम याद रखेगा। इसको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। हम लोगों ने चार्ल्स बेबेज देखा था, कंप्यूटर का जनक हम लोगों ने देखा था, लेकिन फादर मतलब कि सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, ठीक है, या फिर सुपर कंप्यूटर का जनक अगर पूछा जाए तो सेमोर क्रे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहले क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था, अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अमेरिका में सुपर कंप्यूटर का निर्माण क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था, और ये इसका नाम याद रखिएगा, सेमोर क्रे का नाम। देखो कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान, वायुयान, अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम विज्ञान, रक्षा आदि क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर, ये नाम आप लोग याद रख लेंगे। क्रे रिसर्च कंपनी, पहला सुपर कंप्यूटर की वजह से, मतलब कि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन बनाया था, मतलब किस कंपनी ने बनाया था, तो क्रे रिसर्च कंपनी, इसका नाम याद रख लेंगे। और दूसरा यहाँ पे इसको ध्यान देना है, भारत में जो सुपर कंप्यूटर है तो यहाँ पे देखिए परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर और पेश सीरीज का सुपर कंप्यूटर, ये 3 प्रकार के जो सीरीज के सुपर कंप्यूटर है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, इसमें नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है, उसको और डिटेल में समझाते हुए जाऊँगा मैं क्या है कैसा है उसको थोड़ा, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं उसमें, बहुत आसान है वो। तो परम सीरीज़ को जो सुपर कंप्यूटर, देखो यहाँ पे परम सीरीज़ का जो सुपर कंप्यूटर है वो सीडेक नामक जो कंपनी है पुणे का, ठीक है, पुणे का सीडेक नामक जो कंपनी है, ठीक है, सीडेक यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा ये बनाया गया था। कौन? परम सीरीज़ का जो सुपर कंप्यूटर है वो, ठीक है, सीडेक नामक जो कंपनी है उसके द्वारा परम सीरीज़ के जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया जाता है। पहला जो सुपर कंप्यूटर है, मतलब कि परम सीरीज़ का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? परम 8000, ठीक है, 8000, परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था, ठीक है, 1991 में इसका आविष्कार किया गया था। किसका? परम 8000 का। इसके अलावा अन्य जो सुपर कंप्यूटर है कौन कौन से है? परम पद्म है, परम युवा 2 है, तो ये परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है, ठीक। कौन कौन सा? परम, ये इसको याद रखेगा, और ये मतलब ये तीनों को याद रखेगा। इस प्रकार से तीनों क्या है? परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर। नाम पूछा जा सकता है, हालांकि परम लिखा है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका निर्माण किसने किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में उठाकर देख लेंगे, पूछ दिया जाता है। सीडेक नामक जो कंपनी है किस सीरीज का सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, इससे पूछा जाता है। तो परम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण सीडेक नामक जो कंपनी है, सीडेक पुणे, इसके द्वारा किया गया है। अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है वो बार्क मुंबई द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। पर जो अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बार्क मुंबई द्वारा किया गया है। इसको भी याद रखेगा। पेस नामक जो सुपर कंप्यूटर है उसका, मतलब कि पेस सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अनुराग हैदराबाद द्वारा किया गया है, ठीक है। अनुराग नामक जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया है, हैदराबाद में है कंपनी। तो ये तीनों सीरीज़ का जो सुपर कंप्यूटर है याद रखेगा, परम सीरीज़ का, अनुपम सीरीज़ का, पेस सीरीज़ का, ये तीनों को आपको विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, इनको आपको विशेष करके याद रखना ही पड़ेगा। बार बार ये पूछा जाता है, तो इसको अगर भूल जाएंगे मतलब ये मानकर चलिए हाथ से निकल गया एक नंबर आपका, ठीक है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट थोड़ा बहुत देखा था कैसे दिखाई देता है, और इसको हम लोग डिटेल में और समझेंगे बाद में, कैसे इसका वर्किंग क्या क्या है, कैसा काम करता है, इन सबको हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे, कंप्यूटर का आगे पढ़ते हुए जाएंगे। तो अभी ये समझ लीजिए कि इसका आविष्कार किसने किया गया है, मतलब किसने किया था इन सब का, इनका आविष्कार किसका ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका आविष्कार किसने किया है, ये कभी कभार पूछा जा सकता है। हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन हाँ देख लीजिए एक बार कि किसने किया था। तो जॉन वार्डिन, विलियम साकले और वाल्टर ब्रेटन, तो ये तीन नाम याद रखिएगा। ये तीनों ने क्या ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार है वो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, ठीक है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों का नाम याद रखेगा। ये इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि आईसी के आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। अब देखो ये ट्रांजिस्टर और आईसी दोनों सेमीकंडक्टर पदार्थ, मतलब कि सिलिका जर्मेनियम का बना होता है, याद रखिएगा। दोनों के दोनों क्या है? अर्धचालक, मतलब कि सेमीकंडक्टर के माध्यम, मतलब सेमीकंडक्टर का ही उपयोग करके बनाया जाता है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, देखो ये डिजिटल कंप्यूटर और यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर को समझेंगे, मतलब कि डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर तीनों को यहाँ पे देखेंगे। तो वर्तमान में जो भी हम लोग कंप्यूटर देखते हैं वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। जो कंप्यूटर है वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर हम लोग देखते हैं। गणना के लिए द्विधारी ठीक है, द्विआधारी अंक का उपयोग करते हैं, मतलब कि बाइनरी सिस्टम, मतलब कि 0 और 1 का उपयोग करते हैं। मैं समझा बताया था आपको, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करता है, 0 1 का उपयोग करता है, ये इस प्रकार से। तो बाइनरी सिस्टम का उपयोग किसके माध्यम, मतलब किसमें किया जाता है? जितना भी जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किया जाता है। साधारण जो घड़ी, वाहन का जो गतिमीटर और मतलब कि स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। जो घड़ी है, साधारण जो घड़ी होता है वो, वाहन का जो गतिमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है वो, और वोल्टमीटर, ये सभी क्या है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। अब अगर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को मिलाकर के अगर कोई कंप्यूटर बनाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का क्या होता है? मिश्रित रूप होता है। मतलब कि ये देखो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है? अस्पताल में, रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान आदि क्षेत्र में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इतने को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पूछ दिया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा, क्या है, कहाँ उपयोग होता है, ऐसे। चलिए अब इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? देखो बहुत सारे जो टर्म आएगा उनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया गया है बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि ECS का फुल फॉर्म क्या है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत सारा जो फुल फॉर्म के लिए आपको मैं यहाँ पे चार्ट बना करके दे दूंगा कि इसको आपको याद रखना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग देख लेंगे। जैसे कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, ECS का फुल फॉर्म पूछ दिया क्या होता है, ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, इन सबको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। हालांकि छोटा छोटा है लेकिन उन सबको देखते हुए जाएंगे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, कौन से कंपनी ने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार आपका इंटेल ने किया था, याद रखिएगा। इंटेल ने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है तब माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था। ठीक है, हम लोग जानते हैं वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? USB होता है, सॉरी SSIC होता है, MSIC होता है, या फिर VLSIC होता है, या फिर ULSIC किसका उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका उपयोग होता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, इसका उपयोग किसमें होता है? वर्तमान पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें होता है। 4था पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें VLSIC का उपयोग होता था। ठीक है, VLSIC का उपयोग 4थे कंप्यूटर मतलब 4थे पीढ़ी में होता था, ये 4th जनरेशन में होता था। और अभी जो हो रहा है ये 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर है अभी वर्तमान में हम लोग जो उपयोग करते हैं वो क्या है? 5th जनरेशन का कंप्यूटर है और उसमें ये ULSIC का उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, किसको बोलते हैं संसार का प्रथम प्रोग्रामर? सबसे पहले किसने प्रोग्राम किया था? तो लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, अगस्टा याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट मतलब कि बस इतना याद रखेंगे याद आ जाएगा आपका। तो सबसे पहला प्रोग्रामर कौन है? लेडी अगस्टा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? इस प्रकार से प्रश्न बनाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है ये। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं भारत का? बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? मैं बता चुका हूँ आपको, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका है। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण कैसे संभव हुआ है? मैं बताया था आपको, इंटीग्रेटेड सर्किट का जब आविष्कार हुआ तभी आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो पाया। जब इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ तब जो बहुत सारे जो डिवाइस है वो छोटा सा एक चिप में लगाते हुए मतलब लगा पाए हम लोग, वरना इंटीग्रेटेड सर्किट जब नहीं रहता तो बहुत सारा वायर वाला एकदम बहुत सारा देखते हैं बड़ा बड़ा कंप्यूटर वैसा रहता। लेकिन अब क्या, छोटा सा एक चिप है उसी के अंदर सारा डिवाइस को लगा दिए हैं। ठीक है, छोटा सा स्मार्टफोन बन गया, उसमें उतना काफ़ी है। ठीक है, तो जो IC है मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट है उसी के अंदर बहुत सारे डिवाइस को लगा दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें IC का उपयोग होता है। आपका आगे देखेंगे उसको किस में होता है। ठीक है, आपका जो ये जो रैम वगैरह होता है उस सब में IC का ही उपयोग होता है। तो ये आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण समकलित परिपथ चिप्स का उपयोग मतलब की वजह से संभव हो पाया। ठीक है, इसको याद रखिए। हिंदी में नाम कहीं पूछ दिया तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखेंगे आप लोग। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? इसको हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही इजी है, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, परम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है वो किसके द्वारा विकास किया गया है? ठीक है, आप लोग इसको बनाइए, बहुत इजी है, इसको नहीं बताऊंगा मैं। देखिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, यहाँ पे हालांकि आंसर लिखा हुआ है, क्या बताना है इसको। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए यूनिवेक का उपयोग किया गया था। सबसे शुरुआत में हम लोगों ने देखे थे ENIAC देखे थे, फिर यूनिवेक देखे थे। ठीक है, ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए यूनिवेक का उपयोग होता था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ये ENIAC है, उसके बाद ये यूनिवेक आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने देखा, एक बार हल्का फुल्का इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो ये कंप्यूटर की विशेषताओं को याद रखिएगा, कंप्यूटर का कार्य को याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को याद रखिएगा, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अबेका सबसे पहला संगणक था। ENIAC क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC है। उसके बाद यूनिवेक आया, वाणिज्यिक उपयोग के लिए मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए। जब बिजनेस पर्पस के लिए उपयोग किसका किया गया? यूनिवेक का किया गया। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया। और ये मलप्पुरम में, ठीक है, मलप्पुरम केरल में क्या कंप्यूटर शिक्षा मतलब कंप्यूटर साक्षर जिला घोषित किया गया। जो मलप्पुरम है उसको कंप्यूटर साक्षर जिला घोषित किया गया। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षर दिवस मनाया जाता है।
ये हम लोग समझ लिए थे। इसके बाद देखो हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज ये सब देखा, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और ये मशीन लैंग्वेज, इन सबको हम लोगों ने समझा। हाई लेवल लैंग्वेज अभी जो हम लोग वर्तमान में उपयोग करते हैं, जो C++, जावा, इन सब को उपयोग करते हैं, मतलब उन सब में जिसका भी उपयोग करते हैं वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद ये उसके लो लेवल लैंग्वेज आया, ठीक है, ये लो लेवल लैंग्वेज। और इसका ये मशीन कोड, ठीक है, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में। मशीन सिर्फ इसको समझ पाता है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि मशीन सिर्फ 0 और 1 को ही समझ पाएगा। इस प्रकार से हम लिख कर दे देंगे उसको, मतलब कि कंप्यूटर नहीं समझ पाता, उसको पहले क्या करना पड़ता है, 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो भी फोटो, वीडियो, गाना, जो भी चीज़ें हैं, हमारा जो भी डेटा हम लोग देते हैं कंप्यूटर को, वो सारे के सारे मशीन लैंग्वेज में ही, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में ही जा करके सेव हो जाता है, ठीक है। जो मेमोरी होता है या फिर जो स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, उसमें 0 और 1 के फॉर्म में ही जा करके सेव होता है, ठीक है। जो रजिस्टर हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार से, इसमें ऐसे, इसमें जो डेटा जाकर के जो सेव होता है वो 0 1 0 1 इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से वो सेव होता है जाकर के 1 0 0 1 इस प्रकार से जा करके सेव होता है। उसको देखेंगे हम लोग, द्विआधारी को किस प्रकार से चेंज किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको देखा था और बाकी ये जनरेशन का हम लोगों ने देखा। चलिए एक बार इसको आप लोग और देख लीजिएगा क्या क्या है, कैसा कैसा है, फिर वो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।